तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी ही फरमाइश पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को चुना हुआ है। ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है। थोड़ी बहुत जो हम पढ़ेंगे वो तो बात की बात है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको ये बता दूं, अगर आप 11th क्लास में पीसीएम लेना चाहते हैं तो 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी पड़ती है। 10th क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन है और उसका ही आगे का फॉर्मेट जो है वो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है पता है आपको? चलो गैस करो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इस चैप्टर के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में क्या है? अरे कुछ तो गैस करो, कुछ तो बोला करो यार, एकदम सीरियस होके बैठ रहते हो। कुछ तो बताओ। अच्छा चलो एक चीज बताओ, ऐसी एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताओ जिसके बिना आप सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई सब्जी में कुछ डले न डले, ये तो डलेगा ही डलेगा। ऐसा एक इंग्रेडिएंट सब्जी बनाने के लिए, ऐसा एक इंग्रेडिएंट कौन सा होता है कि भाई कुछ डले ना डले ये तो डलेगा ही डलेगा, बिना इसके तो सब्जी बन ही नहीं सकती। क्या होता है जल्दी से बता दो। है ना? नमक। नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपने खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। राइट। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आपका 11th में काम आए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक और चैप्टर 11th में भी आएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हम तो पीसीबी लेने वाले हैं, तो हमें तो मैथ्स पढ़नी नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री क्या काम। कॉमर्स वाला बोलेगा सर हमें क्या काम, हम तो पढ़ना ही नहीं हमें ये चीज। तो हम ये बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके साइंस के लिए स्पेशली नमक है। खुद कितना इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं, बस इसके बिना आप साइंस की कल्पना नहीं कर सकते। क्लास 11th में जाओगे तो डे 1 से चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे जो पढ़ो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री जरूर दिखेगी। साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा ही दिखेगा। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूजली इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप तो साइंस की कल्पना ही नहीं। एज अ चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिगो हर जगह लगना है आपका। ठीक है। इसकी खोज हुई थी एरिया के नापने के काम को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये बड़े बड़े एरियाज को नाप रहे हैं हम लोग, डिस्टेंसेस को देख रहे हैं। ठीक है। उसको हम ट्रायंगुलर फॉर्मेट में करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। खोज तो इस चीज से हुई थी, लेकिन इसका बाद में एप्लीकेशन बहुत बढ़ा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण पॉसिबल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। ये सब 11th 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैं सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं। अब इस इंपॉर्टेंस को सुनने के बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया, आपने ये सुन लिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एकदम बेसिक से शुरू करके, मतलब एनसीईआरटी से शुरू करके, और थोड़ा टफ लेवल के भी क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल्ड और भी कॉन्सेप्ट, या आप सिर्फ चाहते हो कि मैं बोर्ड 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 के लिए आपको करा दूं? देखो बहुत सारे हमें फीडबैक मिलते हैं। कुछ फीडबैक ऐसे मिलते हैं हमें कि अरे सर जो करा रहे हैं वो तो एनसीईआरटी लेवल का ही है। बिल्कुल है। कुछ जगह से फीडबैक ये मिलते हैं कि नहीं थोड़ा एडवांस चल रहा है जी, हमें तो बिलो आता है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है।
जैसे पॉलिनॉमियल में मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताए, और इसके बाद अभी भी बोला हुआ है कि एक क्लास अभी और बाकी है जिसमें थोड़े एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। एडवांस मतलब क्या 11 12 का पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। 11 12 का हम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं हम 9 10 का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग, थोड़ा हटके, जरूरी है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कैसे पढ़ना चाहते हो। चलो फटाफट से चैट पे बताओ मेरे को, फटाफट से एकदम चीते की रफ्तार से। बेसिक्स से शुरू करके चलें थोड़ा सा डिटेल में, 3 4 क्लासेस लगाएं ट्रिग्नोमेट्री पे, टाइम है हमारे पास, टेंशन मत लो, डेली क्लास होनी है। या ऊपर ऊपर टच करें, क्वेश्चन पे चलें और 10th का बोर्ड निपटाएं। चलो आप बताओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से चैट पे जवाब आने चाहिए मेरे पास। देखो आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी मजेदार होगी क्लास, राइट? आप जब रिस्पॉन्ड करोगे तभी आपकी क्लासेस मजेदार होगी। जी हाँ, आज थोड़ा सा 7:15 से क्लास चालू हुई है, बिकॉज मैं कहीं बाहर था तो मैं थोड़ा जाम में फंस गया था, राइट? तो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से, ठीक है? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? है ना? बेसिक टू एडवांस जाएंगे, तो चलो आज हम लोग एकदम बेसिक से चालू करेंगे, ठीक है? आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको ये समझाई गई है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है साहब, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है। जब 11th में जाएंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोग अभी ये ले लेते हैं कि जो आपने सीखा है उसी की बात कर लेते हैं कि जी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है। समझ गए? ये ए है, बी है और सी है, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया, राइट? अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले भी जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपकी, कि भाई सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को जिस आदमी ने समझा था उसका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने ये बोला कि भाई एंगल के सामने वाली जो साइड होगी इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है? एंगल के साथ वाली जो साइड होगी इसको हम बोलेंगे बेस, और ये जो साइड होगी ये होगी हाइपोटेनस, ठीक है? अगर ऐसा ही एक मिलता जुलता सिमिलर ट्रायंगल, बात समझने की कोशिश करो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बनाया, और बनाने के बाद इस नीचे वाली साइड से एक स्क्वायर प्लॉट किया, इस साइड से एक स्क्वायर प्लॉट किया, और इस साइड से एक स्क्वायर प्लॉट किया। जब ये स्क्वायर प्लॉट किया तो उनको पता चला कि जी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जब जोड़ेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, राइट? ए बी सी, तभी आपका पाइथागोरस का थ्योरम बना। मैंने आपको बताया ना, ये बनाई था लैंड नापने के नाम से। ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत जो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल वहीं से शुरू हुए थे सब ज्योमेट्री। तो ये बताया गया कि जी आपका जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा वो ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एरिया, ये इसको अगर साइड लेते हुए एक स्क्वायर प्लॉट करेंगे तो जो एरिया आ रहा है वो इन दोनों एरिया के, एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 के समेशन के बराबर एरिया नंबर 3 होगा, ठीक है? अब इस पे सवाल उठा जी ट्रिग्नोमेट्रिक, अब जब बात ऐसी बनी तो एक और चीज गई कि अच्छा, क्या ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और ये मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है?
ये मेरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, तो क्या ये तीनों के लिए ट्रू है ना? सवाल यही उठा कि भाई तीनों का एरिया अलग अलग कर दिया तो देखा गया कि हाँ ये तीनों के लिए ट्रू है। हाँ, बोर्ड के हिसाब से ही चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए मैं अभी करा रहा हूँ, बोर्ड वाले क्वेश्चन ही पहले हो रहे हैं। जो पॉलिनोमियल भी कराया उसने बोर्ड लेवल ही पहले कराया हुआ है, ठीक है। इसलिए शायद कुछ बच्चों को बहुत इजी लगा क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। लेकिन मैं आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट जहां जहां पे आ रहे हैं वहां पे मैं बताता चल रहा हूं। क्वेश्चन का लेवल कुछ जगह पे मैंने बढ़ाया, कुछ जगह शॉर्टकट बताए, और फिर मैंने आपको पॉलिनोमियल में ये बोला कि बेटा एक एडिशनल क्लास बची है जिसमें सिर्फ एडवांस की बात चलेगी। वैसे ही ट्रिगो को हम एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जब समझ में आया तो देखो क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि यार कि ये तो बात सही है, तो अब आपका क्या मतलब अगर मैं ट्रायंगल नंबर 1, देखो आपने इस क्लास 10th में एक और चैप्टर तो पढ़ा है, कौन सा? सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 सिमिलर ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 जो है, अगर वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो मुझे बार बार इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो निकालना पड़ता है। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। बिल्कुल रेशियो इक्वल होगा, लेकिन बार बार रेशियो लेना पड़ता है ना, बार बार रेशियो लेना पड़ता है। तो उन्होंने तीनों साइड के रेशियो के लिए एक कॉमन टर्म बना दिया, इसको बोला साइन, साइनोसाइडल बोलते हैं इसको, कॉस, ठीक है। दो, बेसिकली दो थे। अगर आपसे कभी भी पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। लेकिन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो ही हैं जो ज्योमेट्री से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई है? ज्योमेट्री से आई है। द ज्योमेट्री इन्वॉल्व विद एंगल एंड ट्रायंगल, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई है सर? ज्योमेट्री से आई है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक आते हैं वो दो आते हैं, साइन और कॉस। ये नाम दिया गया इनको, बोला हर साइड का रेशियो निकालो ना सर, और उसको कॉमनली एंगल के रूप में डिफाइन कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सेम होगा ना रे बाबा, होगा ना। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सेम होगा, ये हमें पता है। तो बोला गया कि भाई साइन को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होना चाहिए। यानी अगर हम अपने बेसिक ट्रायंगल को देखें तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। कॉस क्या होना चाहिए सर? ये बेस बाई हाइपोटेनस होना चाहिए। यानी यहां पे देखें तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। अब बोला गया सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस को तो मिल गया, लेकिन परपेंडिकुलर बेस का तो कोई रिलेशन मिला नहीं। बोले tan कर लो, tan कर लो, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ए बी बाई बी सी। अब अगर tan ऑफ थीटा में ए बी को भी मैं ए सी से डिवाइड कर दूं और बी सी को भी मैं ए सी से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता? क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि क्या ये जो हम ए बी बाई ए सी या बी सी बाई ए सी निकाल रहे हैं, क्या ये वैल्यूज इनका साइड बताएगी? मान लो, मतलब सवाल में ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर साइन थीटा का मतलब 1/2 है,
तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि परपेंडिकुलर की लेंथ 1 और हाइपोटेनस की लेंथ 2 है? क्या इसका मतलब ये हुआ, हाँ या ना? अगर हम ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा 1/2 है, तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या, यस, ये इसकी लेंथ नहीं होगी, ये इसका रेशियो होगा। अरे 1/2 है तो ये 2/4, क्योंकि ये तो ट्रू है ना, ये 3/6 के लिए भी ट्रू है, ये 4/8 के लिए भी ट्रू है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि लेंथ आपकी 1 यूनिट होगी, हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो 1/2 है, लेंथ 1 के मल्टीपल में होगा, है ना। जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वो 1 के मल्टीपल में होगा, जो हाइपोटेनस का लेंथ है वो 2 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। क्यों, आप समझो बात को जरा सा। अगर मैं आपको बोलूं तो भाई, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो ये थीटा है, अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो उसके लिए भी तो थीटा सेम ही रहेगा ना, लेकिन लेंथ बदल गई सारी, लेंथ सारी बदल गई देखो। और आगे बढ़ा दूं अगर मैं, तब भी थीटा तो सेम ही रहेगा, लेंथ बदलती जाएंगी। इसीलिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यूज आएंगी, ये क्या होती हैं, आपकी रेशियोज होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकाली गई, ठीक है, जो आपको पता है ना। कौन कौन से एंगल की वैल्यू निकाली गई? 0 डिग्री थीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। और इसका साइन डिफाइन किया गया, मतलब साइन ऑफ 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। कॉस ऑफ 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब देखो, दो ही मेन हमारे ज्योमेट्री से आते हैं, बाकी तो आपको पता है, टेन निकालना है तो साइन बाई कॉस कर दो, 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, कोई जरूरत थी? हाँ बिल्कुल जरूरत थी। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। तो साइन का उल्टा बनाया गया, इसको लिखा गया कोसेक, है ना। फिर कोसेक का उल्टा बनाया गया, इसको लिखा गया सेक। और टैन का उल्टा बनाया गया, इसको लिखा गया कॉट। अब कोसेक साइन वाले को उल्टा करते चले जाओ, तो 0 डिग्री है तो ये 1/0, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। सेक में भी करते जाओ, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका, राइट। कॉट पे भी करते जाओ, टेन का उल्टा करो, राइट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेशल एंगल मिल गए। ठीक है, राइट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए।
तो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है भाई, साइन थीटा है। देखो एक सबसे बड़ा सवाल जो आपको ना समझ में ही नहीं आएगा अभी, अभी 10th में उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है एज ए टीचर सवाल आपके दिमाग में डालना। अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है, एक तो होता है डाउट आए तो डाउट पूछो, ठीक है। एक तो होता है बच्चे को डाउट आएगा तो टीचर से डाउट पूछेगा, लेकिन अच्छा टीचर वो है, अगर डाउट नहीं आ रहा तो हम आपके दिमाग में डाउट डालेंगे और फिर खुद ही सॉल्यूशन बताएंगे। एक अच्छा टीचर वो होता है। तो देखो मुझे ये लगता है कि आपको शायद कभी सोचा नहीं होगा कि भैया 0, 30, 45, 60, 90 ही क्यों, ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल क्यों है, राइट। इसका सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए, इसका जवाब अभी नहीं देना है, ना आपको देना है ना मैं समझाऊंगा। ये हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, राइट, नहीं इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक है। एंड बिलीव मी, ये तो टीचरों को भी नहीं पता होता, लोग पढ़ा रहे हैं 15-15 साल हो गए, ये नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। बच्चों को भी नहीं पता होता, 11th वालों से ही पूछ लेना, उनको भी नहीं पता होता। हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं बच्चों को, उनको बहुत बेसिक से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाओगे ना, आपको अभी ये एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं है अभी आपने, ठीक है। अभी आप ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, समझो बात को। अभी आपका ज्यादा फोकस साइड्स पे है, एंगल पे नहीं। एंगल के साथ अभी आपने प्ले करना नहीं शुरू किया, ये क्लास 11th में आपको प्ले करवाएंगे एंगल पे, ठीक है। क्यों जीरो, जीरो से क्यों शुरू होता है, अगला 30 पे क्यों रुका, ऐसा क्या स्पेशल था 30 पे। अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ना, लेकिन इस सवाल को याद जरूर रखना कि भैया इसका जवाब मुझे 11th में ढूंढना है कि ये बेसिक एंगल ही क्यों निकालेगा, ऐसा क्या खास था इन एंगल्स में, राइट। तो फिलहाल चलो, मेरा काम था सवाल आपके दिमाग में डालना, मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार जब जवाब नहीं बताना तो सवाल क्यों बताया। जवाब बता सकते हैं, लेकिन अभी वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तो समझ में भी नहीं आएंगी बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ मुझे और भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी बहुत बेसिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो गया आपका, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रखते थे ना, एक्रोनिम बनाते थे इसकी, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसे लिखते थे इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन कॉस टेन, है ना। फिर इनका उल्टा कर लो, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा h/p। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या हो जाएगा h/b। एंड टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा b/p, ठीक है। समझ में आया। तो आपको बस पंडित बद्री प्रसाद को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, मैं अभी आपको बताता हूं, वो भी उस पर भी आते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन बिलीव मी, ठीक है, इट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। सुन के अच्छा लगेगा, जान के अच्छा लगेगा, लेकिन बकवास है। मेरे से मानो, अगर मैथ्स में तरक्की करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका दी बेस्ट होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में मामला गड़बड़ है दोस्त, पूरी मैथ्स आपके हाथ से निकली, है ना। फिजिक्स भी निकली, केमिस्ट्री भी निकली, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाथ कमजोर है साइंस में जाना ही नहीं। और ये बहुत अच्छा टाइम है, ट्रिग्नोमेट्री को तगड़ा कर लो। तो मेरा बोलना यह है कि ये एंगल की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे याद होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलता है, इसको हैंड रूल बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको हम हैंड रूल बोलते हैं। आप देखोगे स्क्रीन पे आपको ये एनिमेटेड फॉर्म में दिखता जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, केमिस्ट्री में भी ट्रिको आएगी। अभी तो आप जो पढ़ रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 10 में, ये तो जनरल नॉलेज ऑफ साइंस है। आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो। आप 11th में आओ तो आपको पता चलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तब बोलोगे अरे ये फिजिक्स थी। तो वो जो पढ़ रहे थे वो क्या था 10th में।
ठीक है, देखो फिंगर की काउंटिंग आपको फिंगर के दिख ही रहा है, ठीक है, 0 30 इसकी काउंट होते हैं, 0 1 2 3 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, √n/2, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, √n/2, राइट। ठीक है, साइन के लिए जाना है तो इधर से जाएंगे रे बाबा, कॉस के लिए आना है तो इधर से आएंगे रे बाबा, बस ये ध्यान रखना है। और साइन कॉस मिल गया तो बाकी तो सब पता है, दो ही तो आपका ज्योमेट्रिकल शेप से आता है, ठीक है। तो साइन के लिए जाना है तो इधर से जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो करेंगे हम लोग, √n/2, जैसे मान लो अगर आपको साइन 30 करना है, ठीक है, तो 30 मतलब ये पहली फिंगर, ये ब्लू वाला साइन के लिए है, और ये रेड वाला जो है वो कॉस के लिए है। तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2। तो बस 1 2 3 4 लगते चले जाओ, ठीक है। तो साइन के लिए 1 2 3 4 रखो, कॉस के लिए 4 3 2 1 रख दो। समझ में आ रही बात, साइन के लिए 1 2 3 4 रखना है, और कॉस के लिए 4 3 2 1 रखना है, और एंगल आपको पता ही है, ठीक है, जैसे साइन ऑफ 0, ठीक है, तो 0 रखेंगे यहां पे, है ना। तो 0, इसके बाद आपका आ जाएगा साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यही है ना जी, 1 2 3 4 5। कहां से काउंटिंग शुरू करनी है, साइन के लिए रखना है तो एन की जगह 0 से शुरू करना है सर, ठीक है। √n/2 होता है, तो एन को क्या रखेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4, और जब कॉस निकालना है तो रख दो 4 3 2 1 0, खत्म काम। समझ में आ रहा है क्या सबको, जल्दी बताओ, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बट मैं अभी भी बोलूंगा, यार याद कर लो, बेटर है, ये सब चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। शॉर्टकट भी वहीं पे अच्छे लगते हैं, वो वाले शॉर्टकट अच्छे लगते हैं जो आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो थ्योरी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना सर, वो बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है, मैं कभी वो रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। ये एज अ नॉलेज अच्छा है, नॉलेज रखो इस चीज की, लेकिन वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन करते समय आप इस चीज को अप्लाई करके वैल्यू निकालो ना, स्ट्रिक्टली नो है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, चलो फटाफट से सारे लोग एक बार चैट पे बता दो यस सर नो सर, अगर किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जी हमने वैल्यूज देख ली, ठीक है, अब बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। अब हमारा काम है जी क्वेश्चन चालू करना, ठीक है, क्वेश्चन तो चालू करना ही है, ठीक है, राइट। सबको समझ में आ रहा है क्या, चलो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, AB की वैल्यू आपकी 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि आपको साइन ए कॉस ए, ठीक है, अब ए बताना है, ए ये एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला तो देखो, अगर आपको ए भी पता चल गया, बी सी पता चल गया, ठीक है ना, आपने ए भी पता कर लिया क्या है, बी सी पता कर लिया, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो ए सी निकालना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ए सी निकालना जरूरी है, तो पहले तो आप ए सी निकालो। ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब AC का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 49। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा ये 625। तो AC कितना हो गया √625। तो AC की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, अब देखो जो अच्छा बच्चा है, ठीक है, वो इस तरीके से आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालता है। ठीक है, बात समझना जरा ध्यान से। जो अच्छा बच्चा है वो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC की वैल्यू निकालता है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता है आपको, जल्दी बताओ। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका 24 7 25 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो MCQ में आपको ना इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। आप देखोगे 24 7 तो ये 25 ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको A निकालना है तो आप साइन A निकालोगे, तो साइन A क्या हो जाएगा आपका, साइन A होता है परपेंडिकुलर। देखो A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। ठीक है, ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC हो जाएगा, हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। तो BC जो है वो आपका 7 हो गया और AC जो आपका हो गया 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको cos A निकालना है। तो cos A देखो, अब बेस आपका A की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो बेस आपका A भी हो गया और हाइपोटेनियस आपका AC हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 24/25। ठीक है, उसके बाद आ जाओ C निकालना है। तो जब साइन C निकालोगे तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये AB हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। ठीक है, साइन C जब निकाल रहे हो तो, है ना। तो AB की वैल्यू आपकी 24 है बाई 25। और जब आप cos C निकालोगे तो ये आपका BC हो जाएगा बाई AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 7/25 आ जाएगा। राइट, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी इसमें, है ना। बहुत बेसिक से चालू किया मैंने आज काम करना आपके साथ। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम लोग चालू कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर साइन A की वैल्यू 3/4 है, अब इसे बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि साइन A की वैल्यू आपको 3/4 गिवन है। ठीक है, ये हो गया जी A, ये हो गया, हम किसी को भी ले लेते हैं ना, B को ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन A की वैल्यू 3/4 गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर साइन A की वैल्यू 3/4 गिवन है। तो साइन A की वैल्यू जो होगी वो BC बाई AC। यस, P/H गिवन। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी से बताओ, BC की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, BC, BC यहां से हमको गिवन है, कितना गिवन है। ठीक है, नहीं 5 नहीं होगी, 5 क्यों होगी, नहीं होगी। ठीक है भाई, साइन गिवन है ना, तो आपको परपेंडिकुलर ए एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर BC हुआ। ठीक है, राइट। अब नहीं, कभी भी देखो आप एग्जाम में अगर लिखने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब लिखने की बात कर रहे हो ना,
तो आप देखो यहाँ पे BC जो है वो उस 3 के रेशियो से है और AC जो है वो 4 के रेशियो से है। तो BC को आप क्या लिखो, 3x लिखो, और AC को क्या लिखो आप, 4x लिखो। इसे 3x लिखो और इसे 4x लिखो। फिर आप पाइथागोरस लगाओ। फिर आप पाइथागोरस लगाइए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB आपका, आपको पता ही नहीं है, निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। BC कितना है आपका, AC कितना है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आपका कितना हो गया, 7x स्क्वायर। तो AB आपका कितना हो गया, अंडर रूट 7x। तो यहां लिखो रूट 7x। ठीक है, अब आपको निकालना है cos A। तो cos A क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब AB बाई AC। तो AB आपका हो गया रूट 7x बाई 4x। तो ये हो गया रूट 7/4। tan A निकालना है, तो tan A क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर मतलब BC बाई बेस मतलब AB। तो ये हो गया 3x बाई रूट 7x। तो ये हो गया 3/√7। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो आप जो करोगे, आप अगर डायरेक्ट इसको 3 लिख देते हो, इसको 4 लिख देते हो, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हाँ, आपका ना को सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम लोग बात बार बार यही कर रहे हैं ना कि ये आपकी साइड की लेंथ को नहीं शो करता है, तो उसके रेशियो को शो करता है। तो जब आप एग्जाम में इस तरीके से डिटेल में लिखेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है, उसे लगता है कि यार बच्चे को ना कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पता है, उसे जानता है कि वो क्या कर रहा है। राइट, आपका क्या होता है जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, जो पेपर चेक करता है आदमी, ठीक है, आपने पूरी मेहनत लगा के जिस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व किया है, राइट, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, आप जो पूरी मेहनत लगा करके जिस पेपर को आपने 3 घंटे में सॉल्व किया है, उस पेपर को चेक करने में सिर्फ 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक दिन में एक एग्जामिनर, ठीक है, आपकी 500 से 600 कॉपियां भी चेक कर रहा हो, वो 2.5 से 3 मिनट देता है। लेकिन वो 2.5 से 3 मिनट जो टाइम दिया जा रहा है, वो किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ दिया जा रहा है, उसके लिए 2.5 3 मिनट बहुत होते हैं आपको जज करने। राइट, कई बार हम लोग ये करते हैं ना, अरे सर स्टेप तो लिखे, स्टेप मार्किंग। ठीक है, क्यों चाहिए हमें स्टेप मार्किंग व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 80 आउट ऑफ 80? राइट, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम अपने स्टेप्स को लिखें तो वो स्टेप्स इंप्रेसिव हो, डिटेल्ड तो हो ही, साथ में इंप्रेसिव हो, सीक्वेंस बहुत प्रॉपर हो, ताकि सामने वाले को ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, देख के कि अरे यार ये बच्चे को ना नॉलेज अच्छा है। तो आगे की छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियां होती भी है ना, तो वो नजरअंदाज कर देता है कि हड़बड़ी में होगी। तो आप शुरू के 3 4 पेज में जो इंप्रेशन बना जाते हो ना, वो पेपर के एंड तक चलते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप कभी भी इसको सॉल्व करो तो एक्स करके ही लीजिए। ठीक है, चलो, अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड sec a। फटाफट से आपको बोल रहा है, गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, या हम लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, बिल्कुल आप a को तो हमें एंगल लेना ही है, b पे राइट एंगल ले लो, ठीक है, c बना लो। cot मतलब cot
सॉरी 8/15 है ये। कॉट ए मतलब अगर ये मेरा ए एंगल है, ठीक है, तो कॉट मतलब क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाई बी सी, ये मेरा कॉट होगा, राइट। तो कॉट के केस में मुझे क्या करना है, ठीक है, कॉट के केस में मुझे क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू दी हुई है 8/15, मतलब अगेन ये वैल्यू जो ए बी की है वो 8x हो गई, और बी सी की जो वैल्यू हो गई वो 15x हो गई, राइट। अब आपको इस ए सी की वैल्यू बताना है, ठीक है। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू आपने 15x रखी है, प्लस ए बी की वैल्यू आपने 8x रखी। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 982 289x स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना हो गया, √289x स्क्वायर, तो ए सी कितना हो गया आपका 17x। अब निकाल लो साइन ए, तो साइन ए जब आपको निकालना है तो आपको ए मेरा एंगल ये है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो क्या हो जाएगा ये बी सी बाई ए सी, यानी 15x/17x, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 15/17, ठीक है। दूसरा निकालना है सेक ए, सेक क्या होगा आपका ए सी हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो 17x/8x, एक्स कैंसिल होगा तो कितना होगा ये 17/8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है, फटाफट से बताओ।